6 महीने से हरियाणा इलेक्शन मोड में है और आप देखो कितना सारा उलटफेर हुआ है। मनोहर लाल खट्टर जो कि 9.5 साल बने हुए थे, आखिरकार वो चले गए सेंटर में, वहां पे मंत्री हैं, और यहाँ पे हैं नायब सिंह सैनी, जिनको 5.5 महीने का वक्त मिला और काफी ताबड़तोड़ उन्होंने घोषणाएं की, चाहे अग्निवीर को लेकर हो, चाहे एमएसपी को लेकर हो, तो हर दिन वो कोई ना कोई घोषणा जरूर करते हैं। आज भी सवेरे उनकी 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे और विपक्षी दलों से सवाल उठा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तकरीबन 10 सीटों में से 5 सीट बीजेपी के हक में गई और 5 कांग्रेस में, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। कई अंदाजा तो ये लगा रहे हैं कि इस बार की घोषणा में हरियाणा का नाम नहीं होगा, क्योंकि समय उनके पास वैसे भी कम था। लेकिन अगर अब आंकलन से भी बात करें तो पिछले समय 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हो चुके थे और 24 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस हो गए थे, और इस बार क्योंकि समय कम मिला है तो यानी दोनों तरफ से काफी कोशिश की जा रही है। एक तरफ है नया चेहरा नायब सिंह सैनी का, दूसरी ओर है भूपिंदर हुड्डा, पुराने हैं लेकिन वहां पे भी एसआर के कैंप है। यानी जब हम बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की, हम बात करें कुमारी शैलजा की, और उसके बाद किरण की, और आपको बता दें कि किरण चौधरी चली गई हैं बीजेपी में, तो काफी हद तक अपनी अंदरूनी जो उनकी कलह है वो अभी तक चल रहा है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की लगातार बात करें तो वो यात्राएं करते आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी है और खासतौर पे काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है और इसमें बीच में जेजेपी और आईएनएलडी है, ये भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट आए। लेकिन कांग्रेस अब 10 साल हो चुके हैं, वो पावर से बाहर रही है, तो इस बार उनकी तरफ से ताकत पूरी तरह से झोंकी जा रही है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। संजय, इशारा कीजिएगा, सुगबुगाहट होगी और इलेक्शन कमीशन कम से कम टाइम पर पीसी शुरू करने के लिए जाना जाता है, तो वहां चलेंगे। हालांकि बहुत सारी जानकारियां आने के बाद लास्ट में तारीखों का ऐलान होता है। संजय जी, क्या क्या नजर रखें? देखिए, राजनीतिक हरियाणा पर भी चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर पर भी करेंगे, दोनों राज्यों पर आपका स्टेक। सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप मानते हैं हरियाणा में रहेगा? जाट वोट बैंक, बहुत बड़े इश्यूज हैं। लेकिन अब एक तीसरी चीज जो आ गई है चुनाव में, वो है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और उस रेस में अगर हम देखें तो मैंने तीनों पार्टियों का निकाला है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी है, सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। कांग्रेस कहती है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, बीजेपी कहती है 100 यूनिट तक बिजली खर्च, सिर्फ 200 रुपए का बिल आएगा। छात्रों को लेकर सब ऐलान है। आम आदमी पार्टी कहती है 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। एक वो फैक्टर भी कितना मजबूत रहेगा? संजय जी। नहीं, आपने तीनों पार्टियों का जिक्र किया और कहा तीनों पार्टियां जो हरियाणा में चुनावी दावेदारी में है, सारे मुफ्त 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 चीजों की घोषणाएं कर रही है। लेकिन एक लोकसभा के चुनाव के नतीजों से कुछ तो अंदाज मिलता है कि हवा किस ओर है, हवा का रुख किस तरफ है। जिस तरफ हवा का रुख होता है उस पार्टी की जो घोषणाएं होती है, शायद जनता उस पर ज्यादा भरोसा करती है। इस वक्त मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी हवा दिखाई पड़ती है, तो जो कांग्रेस की घोषणाएं होंगी उस पर जनता का शायद ज्यादा भरोसा हो। सरकार में इस वक्त बीजेपी है, बीजेपी घोषणाएं कर रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे ये तो बताते हैं कि सरकार की छवि या उन पर भरोसा जनता कम कर रही है जितना पिछले 4-5 सालों में किया। मुझे लगता है कि ज्यादातर कांग्रेस की घोषणाओं पर जनता का ज्यादा भरोसा होगा। आपको क्या लगता है विनोद जी? और जम्मू कश्मीर पर भी आपसे चर्चा करूंगी। जिस तरीके से मतलब कश्मीर ने वोट किया लोकसभा चुनाव में जी, वो एक बहुत बड़ा संदेश था और ये बता रहा था कि लोकतंत्र अब लोग वहां पर चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं। ऐसे में जब अब 87 सीटों पर कुल मिलाकर 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है बड़ी तस्वीर? देखिए, कश्मीर की जहां तक बात करें, कश्मीर में निश्चित रूप से 10 साल बाद लोगों को एक बार अपना विधानसभा के लिए वोट डालने का मौका मिलेगा और ये वहां के लोगों की बड़ी लंबी पिछले 10 साल से मांग थी। क्योंकि जब राज्य खत्म करके और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो सरकार ने लोकसभा में वादा किया था कि हम जल्दी ही वहां चुनाव कराएंगे, राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। राज्य का दर्जा तो बहाल नहीं हुआ, लेकिन चुनाव हो अगर होते हैं तो ये कश्मीर के लिए बड़ी अच्छी बात होगी और खासकर पूरी दुनिया में भारत की तरफ से अच्छा संदेश जाएगा कि जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कश्मीर भी उससे बाहर नहीं है। क्योंकि किसी भी राज्य को आप लंबे समय तक जो है राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन के अधीन नहीं रख सकते। कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा मौका होगा एक अच्छी सरकार चुनने का। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर मनोज सिन्हा हैं, जैसा कि सरकार का दावा है, केंद्र सरकार का भी दावा है और इसका भी दावा है उपराज्यपाल का भी, कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के बहुत सारे प्रयास हुए हैं, विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं उसका भी एक पैमाना होंगे कि जिस पार्टी को पक्ष में जनादेश जाएगा तो
तो निश्चित रूप से जो कश्मीर के जो दल हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन पर भी लोग अपना वोट करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक तरह से परीक्षण होगा उन सारे मुद्दों का। और कितना सरकार ऐतिहासिक है, इस बार एसटी रिजर्व देश भर में थी, लेकिन यहाँ पर एसटी रिजर्व सीट्स नहीं थी। इस बार यहाँ पर भी 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी के लिए। देखिए, सीटों के रिजर्व करने का कोई बहुत बड़ा फायदा नुकसान किसी एक पार्टी को होते हुए सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो पीडीपी हो चाहे हम वो भारत के लिए कह रहे हैं, मतलब अब ओवरऑल कश्मीर का जो सवाल है, कश्मीर का सवाल जितना भारत में महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा इसकी ग्लोबल इसका डायमेंशन है। क्योंकि जब आपने धारा 370 को हटाया 5 अगस्त 2019 को, तो उस वक्त एक गलत संदेश लोगों ने रिसीव किया और उसकी ग्लोबल लेवल पे काफी आलोचना भी हुई। सवाल यह कि अगर आप वहां सक्सेसफुली लोकतांत्रिक चुनाव करा लेते हैं तो ऐसे तमाम आलोचकों के मुंह बंद हो जाएंगे जो कश्मीर को लेकर भारत को या नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और यह संदेश जाएगा कि देखिए, हमने धारा 370 हटाई, लेकिन वहां की जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है और लोकतांत्रिक प्रोसेस में स्वीकृति हुई। ये एक बड़ी बात होगी। देश के अंदर तो देखिए, पीडीपी जीते, एनसी जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कश्मीर पर हमेशा जो नेशनल गवर्नमेंट है वो तीखी नजर रखती है और जरूरी भी है तीखी नजर रखना।